वेलकम बैक टू सुबह की सोच। मार्क हक को एक साल मुकम्मल हो चुका और ये साल पाकिस्तान के लिए कई हवालों से अहम और मुस्बत साबित हुआ। इस दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ दिफाई मैदान में अपनी सलाहियतों का इजहार किया बल्कि सफारती सतह पर भी अपनी पोजीशन को मुअस्सर अंदाज में दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान की अस्करी तैयारी, कौमी यकजहती और आलमी सतह पर बढ़ती हुई अहमियत ने यह साबित किया कि मुल्क मुश्किल हालात में भी मुअस्सर हिकमत अमली इख्तियार करने की सलाहियत रखता है। ताहम इस पूरे अरसे में खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल से नए सवालात भी खड़े हुए हैं। खासतौर पर मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान के साथ जो हमारे तनाज़ात चल रहे हैं उसके रवैये और भारत की पॉलिसी के हवाले से। दूसरी जानिब माजी में भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए और अब भी ये खदशा है कि दोबारा भी भारत कुछ ऐसा कदम उठा सकता है। और आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं राशिद रशीद साहब। आप यासिर रशीद साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और इसके साथ आप एंकर पर्सन भी हैं। थैंक यू सो मच यासिर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं कि मार्का हक पर हम बात करते हैं, आपके नजदीक ये पूरा साल पाकिस्तान के लिए कितना मुस्बत रहा है? अच्छा, मजमूई तौर पे साल कितना मुस्बत साबित हुआ, इसकी तावीलें या इसकी वजूहात या इसकी तफसीलात हमसे ज़्यादा दुनिया ने बताई। अगर आप दुनिया के बेशुमार ममालिक के सरबराहान की गुफ्तगू, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की मौजूदा पोजीशन को देखें तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि एक साल कैसा रहा। हमने भारत को शिकस्त दी और भारत को शिकस्त देने के बाद हमने अभी दुनिया को बताया नहीं था कि हमने तैयारे भारत के कितने गिराए, हमने मल्टी डोमेन वॉरफेयर के अंदर किस तक कामयाबी हासिल की, भारत को कितनी हजीमत का सामना करना पड़ा। हमसे पहले दुनिया ये जानना शुरू हो गई और दुनिया ने ये बताना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने कैसी भारत को मार मारी है। डोनाल्ड ट्रंप कभी तैयारों की तादाद 5 बताते रहे, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और यूं करते करते वो 11-12 तक तादाद ले आए। और आज जब कल के दिन DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी तो उसमें भी उन्होंने तज़किरा किया। उन्होंने कहा जी कि भारतीय एक आला फौजी ऑफिसर जो हैं वो तैयारों की तादाद तो 13 जो है वो बता रहे हैं। तो एक साल के अंदर डिप्लोमेसी आइसोलेशन का जो शिकार भारत हुआ है वो एक मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान की कामयाबी क्या थी। हमने हर महाज के ऊपर कामयाबी हासिल की है। उसमें बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हमारा जो डेलीगेशन इब्तदाई तौर पे मार्का हक के बाद गया था, उस डेलीगेशन ने जिस तरीके से पाकिस्तान का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, दुनिया ने पहली बार उसे ठीक तरीके से बाय किया। फिर दूसरी बात यह थी कि दुबई का एयर शो हो और वहां पे JF-17 थंडर नुमाइश के लिए पेश किया जाए और उसके साथ आके IAF के जो पायलट्स थे वो आके तस्वीरें बनवाएं, तो वो एक खामोश एतराफ था अपनी शिकस्त का। तो एक साल का अरसा हमने बर्तरी में इस तरीके से हासिल किया है कि डसॉल्ट एविएशन यानी राफेल बनाने वाली जो तैयारा साज कंपनी है उसके शेयर्स गिरे और उसके मुकाबले में J-10C जो चाइनीज तैयारा है और JF-17 थंडर जो पाकिस्तानी तैयारा है उसकी मांग के अंदर इजाफा हुआ। चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या चाहे खत्ते के दीगर ममालिक हो, उन्होंने उसको खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया। तो आप पिछले साल के नंबर्स देखें तो पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है ये अपने तमाम तर वक्त के इस वक्त उरूज के ऊपर है और ये उरूज मजीद उसका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये है एक साल का सफर जो पाकिस्तान ने तय किया है और दुनिया की नजर में पाकिस्तान एक बायर हुआ करता था, पाकिस्तान डिप्लोमेसी आइसोलेशन का शिकार हुआ करता था। वो मुल्क जो कोने में खड़ा सिर्फ मुशाहिदा कर सकता है, वो मुल्क जो सिर्फ डिक्टेशन हासिल कर सकता है, वो मुल्क जो किसी भी केओस और टर्मोइल के खात्मे के लिए खुद इकदाम नहीं उठा सकता। आज उस मुल्क को जंगों के खात्मे के हवाले से सालिस का किरदार फराहम किया जा रहा है। तो ये है पाकिस्तान की कामयाबी एक साल। बिल्कुल से। अभी मुझे ये बताइएगा कि अगर मगरबी सरहद की बात की जाए तो वहां पे हमने देखा है कि मार्का हक के दौरान की बात हो या फिर उसके बाद की बात हो, तालिबान रजीम हमें भारत के साथ खड़ी नजर आई है। अफगान रजीम के इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, आप पहले ये देखिए कि हमने भारत को किस हद तक शिकस्त से दो चार किया। उनके दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलूज किया गया, उनके उड़ने वाले जो तैयारे थे दुनिया के बेहतरीन तैयारों में शुमार होते हैं, उनके रडार सिस्टम को जैम कर दिया गया। वो अंधे हुए, वापस उतरना चाहा तो उस बेस के ऊपर नहीं उतरे, श्रीनगर बेस के ऊपर उतरे। तो जब हमने इस तरीके से उनको जकड़ा तो भारत को इस बात का अंदाजा हो गया कि अददी बर्तरी या टेक्नोलॉजी का जदीद हो जाना किसी भी जंग में महारत हासिल नहीं कर सकता।
उन्होंने इस बात का भी अंदाजा लगा लिया कि इस वक्त जो कैपेसिटी इंटीग्रेटेड सिस्टम की पाकिस्तान की है उसको फौरी तौर पे भारत जो है वो तोड़ नहीं सकता। तो भारत ने फिर दूसरा रास्ता इख्तियार किया, वो रास्ता जो वो आज से दहाइयों पहले इख्तियार कर चुका था, लेकिन वो रास्ता पाकिस्तान में प्रॉक्सीज के हवाले से किया जाता रहा। यानी बीएलए को सपोर्ट किया जाता रहा और बीएलए को फंडिंग की जाती रही। और यहाँ तक के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज जो परसों गुफ्तगू कर रहे थे तकरीब में, तो उन्होंने अपने दौर के वक्त का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि हमने एक एम्बेसडर के ऊपर जो थी वो नज़र रखी कि हमें शक व शुबा था उसके ऊपर, और फिर हमने उससे पैसों भरा बैग जो था वो बरामद किया और हमने उधर से शवाहिद बाकायदा तौर पे इस बात के हासिल किए कि बीएलए को वो पैसा फराहम किया जा रहा था और फिर हमने उसको मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। तो ये माजी की रिवायात है। अब उसकी एक नई शक्ल जो है वो भारत ने अपनाई है। वो भारत ने इस तरीके से अपनाई कि जब अमेरिका ने इनखला किया अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान में वो अपना असलहा तो छोड़ चुका था, लेकिन वो जो सिर्फ बंदूक चलाने के माहिर थे, जो असलहा चलाने के माहिर थे, उसके अलावा तकनीकी महारत जिन लोगों के पास नहीं थी, एडवांस स्टडी उनके पास नहीं थी, वो मुआशरे के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते थे, तो वो फिर क्या करते? उनके लिए फिर भारत एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पे था। भारत ने उसी मौके का फायदा उठाया और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की उन्हें तरगीब दी, और इसी ज़िमन के अंदर भारत ने उन पे इन्वेस्ट करना शुरू किया। वो इन्वेस्ट किया है तो हमारी मगरबी सरहद के ऊपर दबाव आना शुरू हो गया। वही जो हमारे नज़दीक किसी वक्त के अंदर हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जंगों में शरीक होते थे, वही अब हमें काट खाने को और नोचने को दौड़ रहे। तो इसके पीछे सारी की सारी भारतीय प्रॉक्सी है। फिर भारत को इस वक्त शय कहां से मिल रही है? यानी अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो कोई भी ऐसे इकदाम तब तक नहीं उठाता जब तक उसे कहीं और से शय ना मिल रही हो। तो इस वक्त जो डिफेंस एग्रीमेंट्स भारत के हो रहे हैं वो इजराइल से हो रहे हैं। तो यूं एक ट्राइका हमें देखने को मिल रहा है कि एक ट्राइका जो भारत, इजराइल और अफगानिस्तान के रूप में है, जहां से खवारिज पाकिस्तान पर हमला आवर हैं क्योंकि उनके पास करने को कोई और काम नहीं और उनके मुंह में जो कोई पैसा ठूंस रहा है, तो इसी वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने की तगोदो कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच में जब पाकिस्तान ने अपनी सरहद से बाहर निकल के सरहद के अंदर जाके उन तमाम अहदाफ को निशाना बनाया जिन्हें काबिल सोच नहीं सकता था कि इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा। और काबुल ने तो अब तक गुरेला वॉर की हुई है, उसने कभी भी हमसाये के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं की। यानी एक तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के लाना, लॉजिस्टिक्स लेके आना और हजारों मील का सफर करके आना और हमला आवर होना। यानी रशिया और अमेरिका जिसे वो कहता है कि हमने बड़ी बड़ी तहजीबों का कब्रिस्तान बना दिया, बड़ी बड़ी सुपर पावर का कब्रिस्तान बना दिया, तो वो हजारों मील का सफर करके आते थे। तो यहां पे आके उन्हें सहूलत चाहिए होती थी। वो अगर अपने तैयारों को टेक ऑफ करवाते थे तो खत्ते में मौजूद अपने हवाई अड्डों से करवाते थे, या वहां पर भी अगर होता था तो उनके पास वो सपोर्ट नहीं होती थी। तो इसलिए उसने एक हमसाया मुल्क से डायरेक्ट पंगा लेके ये देख लिया है कि हमसाया मुल्क के साथ जंग जो है वो महंगी पड़ सकती है क्योंकि जब आपके पास फजाई ताकत ना हो, आप जमीनी ताकत पे गुरेला वॉर वाले हो, बहरी ताकत आपकी बिल्कुल ही ना हो, तो फिर वो जो आजमाए हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को कुंदन बना लिया हुआ है, तो फिर वो अपने मुल्क से उठ के हमारे मुल्क के अंदर आके हमला करना तो उनके लिए तो बहुत आसान होगा। तो ये चीजें उन्होंने सीखी हैं। तो लेकिन सीख भी तब तक आती है जब तक इंसान का दिमाग चले। जब दिमाग को पैसों की सिर्फ लालच में दबा दिया जाए तो फिर वो सीख भी रफ्ता रफ्ता आती है। तो उम्मीद करते हैं कि वो रफ्ता रफ्ता सीख उनको मिल जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा यासिर, मेरे ना आपसे और भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन यहाँ पर अभी एक वक्त हुआ है हमारी न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक लेंगे, फिर हम वापस आएंगे और भी आपसे बहुत सारे सवालात करने हैं। स्टे विद अस।